हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को कवर किया जाएगा जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। अब चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जो तुम्हें पाना है, उस चीज़ पर नहीं जो तुमने खोया है। यानी अगर आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है या आप कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसमें दोनों बातों का जिक्र किया गया है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, आप उसमें असफल हो गए हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आपकी नज़र उस चीज़ पर नहीं होनी चाहिए, आपको ख्याल भी उसका नहीं आना चाहिए। और आगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कौन सी अब अलग रणनीति बनानी है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रह गया था जो आपसे छूट गया था, आपका वीक पोर्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब बातें आपको तय करनी होंगी और हमेशा अपने लक्ष्य पर नज़र रखना होगा। तो अब चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि टूट सकती है जनगणना की 130 साल की परंपरा। अब इस न्यूज़ में क्या है हम देखेंगे। और दूसरी न्यूज़ है सफाई में इंदौर फिर अव्वल। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के कारण 130 साल में पहली बार जनगणना की परंपरा टूटने का खतरा खड़ा हो गया है। 2 चरणों में होने वाली जनगणना के पहले चरण में घरों और मवेशियों की गिनती का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरा होना था, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यदि कोरोना अगले साल जनवरी तक नहीं थमा तो दूसरे चरण में फरवरी में होने वाली व्यक्तियों की गिनती का काम भी रुक सकता है। भारत दुनिया के ऐसे गिने चुने देशों में है जहां 1881 से लगातार हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी 1941 में इसे रोका नहीं गया था। आज़ादी के पहले फरवरी और मार्च के बीच कभी भी जनगणना होती रही थी, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 में इसे 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तय कर दिया गया था। इसके बाद 1 और 3 मार्च को दोबारा इस दौरान जन्मे बच्चों की गिनती की जा रही है, ताकि उस साल 1 मार्च को देश की असली जनगणना का पता चल सके। पहले चरण में इस बार घरों और मवेशियों की गिनती के साथ ही असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को भी अपग्रेड किया जाना था। दूसरी न्यूज़ है सफाई में इंदौर फिर अव्वल। इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर सामने आया है। इसे स्वच्छता के हर मानक पर खरा पाया गया है। गुजरात का सूरत दूसरे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे पायदान पर है। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में सबसे साफ सुथरा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बड़े शहरों की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों ने अपनी जगह बनाई है। सर्वेक्षण में इस बार देश के 4,242 शहरों को शामिल किया गया था, जो अब तक कराए गए 5 सर्वेक्षणों में सर्वाधिक है। समारोह में कुल 129 शहरों को पुरस्कृत किया गया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले चुनिंदा 47 शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को स्थान मिला है। इसमें लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ को स्थान मिला है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मैसूर ने पहला स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद दूसरे स्थान पर रहा है। 1 से 3 लाख की आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये नेशनल न्यूज़ की 2 हेडलाइंस थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप असफल नेता। ये स्टेटमेंट दिया है हैरिस ने। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका में इतिहास कायम कर दिया है। वह किसी प्रमुख राजनीतिक दल से इस अहम पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। अपने संबोधन में हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असफल नेता बताया है। 55 साल की हैरिस को डिजिटल माध्यम से आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में
बुधवार को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित किया गया। हैरिस ने कहा कि मैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए आपके नामांकन को स्वीकार करती हूं। इसके बाद हैरिस ने अपने भाषण में उन अश्वेत महिलाओं को श्रद्धांजलि दी जो उनसे पहले आई और उन्होंने देश के लिए लड़ने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, चलिए दृढ़ विश्वास के साथ लड़ें, खुद पर भरोसा रखते हुए और एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता के साथ लड़ें। भाषण के दौरान हैरिस ने अपनी मां को याद किया जो तमिलनाडु से थी। हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा वार करते हुए कहा कि वह नेतृत्व देने में विफल रहे। उन्होंने कहा, रिपब्लिकन नेता हमारी त्रासदी को भी राजनीतिक हथियार बना लेते हैं। ट्रंप के नेतृत्व की विफलताओं ने बहुत सारे सवालों की जिंदगी और उनकी आजीविका खत्म कर दी है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, नए सिरे से निर्धारित होंगे मध्यावधि आर्थिक लक्ष्य, और दूसरी न्यूज़ है कि देश में जल्द बढ़ जाएंगे ब्रॉडबैंड की स्पीड। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोविड-19 ने जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को तहस नहस किया है उसका सही आकलन अभी भी नहीं हो सका है, लेकिन सरकार को इस बात का अंदाजा होने लगा है कि कोविड से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें पूरा करने में अब काफ़ी चुनौती है। ऐसे में आर्थिक विकास दर, राजकोषीय घाटा, महंगाई दर, राजस्व संग्रह, औद्योगिक विकास दर समेत अन्य आर्थिक मामलों को नए सिरे से तय करने की कवायद शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ नीति आयोग के तहत गठित विभिन्न समितियों में लगातार विमर्श चल रहा है ताकि देश के विकास के नए मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। सरकार की माने तो कोविड-19 ने जिस तरह आर्थिक नुकसान पहुंचाया उसे देखते हुए वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन या 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य पाना असंभव है। नेक्स्ट है न्यूज़, देश में जल्द बढ़ जाएगी ब्रॉडबैंड की स्पीड। कोरोना संकट के बाद देश में ब्रॉडबैंड की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार इसकी स्पीड बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। इस दिशा में भारतीय संचार निगम प्राधिकरण यानी ट्राई ने साझेदारों से सुझाव देने को कहा है। ट्राई ने कहा कि कोरोना बाद के दौर में ब्रॉडबैंड के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकेगी, इसलिए ब्रॉडबैंड का दायरा बढ़ाने के साथ साथ इसकी स्पीड को भी बढ़ाना होगा। ट्राई के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत का स्थान 138 देशों में 129वां है। वहीं फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत का स्थान 175 देशों में 75वां है। ट्राई के मुताबिक भारत में मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड 12 Mbps है, वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड 38.19 Mbps है। चीन में मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड 103.67, ब्राज़ील में 27.39, रूस में 22.6 और दक्षिण अफ्रीका में 33.72 Mbps है। दक्षिण कोरिया में मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड 100 Mbps की है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, यहाँ पर होगा विपरीत धाराओं में फंसी पाकिस्तानी नया। कश्मीर पर आईओसी का साथ न मिलने और यूएई में इजराइल से दोस्ती करने के फैसले के बाद पाकिस्तान और गहरे संकट में घिर गया है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरी न्यूज़ है, सुधारी जाए अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों से ही हम कक्षाओं को रोचक, नवाचारी एवं आलोचनात्मक चिंतन का केंद्र बना सकते हैं। और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर पंकज अरोड़ा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा, सफाई की सीख। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम आ गए हैं, उसमें इंदौर को स्थान दिया गया है और कौन सी इससे सीख मिलती है ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, विपरीत धाराओं में फंसी पाकिस्तानी नैया। बीते साल 5 अगस्त को भारत ने जम्मू कश्मीर में जो संवैधानिक बदलाव किए उनके विरोध में पाकिस्तान की हर एक तिकड़म नाकाम रही। इस नाकामी ने पाकिस्तान के राजनीतिक एवं सामरिक वर्ग को कुंठित कर दिया है। यह कुंठा दूसरे देशों के रवैये को लेकर पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों से साफ भी जाहिर हो रही है। अब तो कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तानी मंत्रियों के मतभेद सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में
पाकिस्तान अरब में अपने सबसे बड़े रहनुमा सऊदी अरब पर परोक्ष रूप से आरोप लगा चुका है। वहीं अब पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री ने अपने ही विदेश मंत्री को आड़े हाथों लिया है। वह कश्मीर के मसले को ढंग से संभाल नहीं पाए। यह तो उस सिद्धांतों के ही खिलाफ है जिसके तहत सरकारें काम करती हैं। पाकिस्तान ने 5 अगस्त का दिन यौम ए इस्तेहाल यानी कश्मीर घेराबंदी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान साल भर पहले भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में उठाए गए कदमों की कड़ी निंदा की गई। तुर्की को छोड़कर किसी भी प्रमुख मुस्लिम देश ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार का कान नहीं दिया। दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, केवल चीन ही अपवाद रहा, लेकिन उसका भारत विरोधी रुख किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वैश्विक विभिन्नता पर खासी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्हें इसे भारत के आंतरिक मामले के रूप में ही देखा। कश्मीर के मामले पर अन्य देशों को अपने पाले में लाने में पाकिस्तान की नाकामी के लिए उसकी कूटनीति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि असल कारण यह है कि दुनिया इसे आतंकवाद की धुरी और कश्मीर में दखलंदाजी करने वाला मानती है। इन बुनियादी पहलुओं को दुरुस्त किए बिना पाकिस्तानी नेता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इस बीच यूएई द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाने से भी पाकिस्तान और मुश्किल में पड़ा है। सऊदी अरब ने अभी तक इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले साल दिसंबर में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, जब सऊदी अरब के दबाव में उसे कुआलालंपुर में तुर्की और मलेशिया द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत करने का इरादा छोड़ना पड़ा था। सऊदी को यह बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके नेतृत्व को चुनौती दे। उसे लगता है कि तुर्कों के साथ गलबहियों कर इमरान विरोधी पाले में जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता का पहलू भी है, जिसके राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों निहितार्थ हैं। अतीत में दोनों देश पाकिस्तान के सुन्नी और शिया समूह को सह देते आए हैं, जिनमें भारी हिंसक टकराव हुए हैं। अब जब यूएई ने फलस्तीन के मसले को लगभग त्याग दिया है, तो यह पाकिस्तानी धरती पर नए सिरे से मजहबी हिंसा भड़काने का कारण बन सकता है। देखना है कि पाकिस्तान इन विपरीत धाराओं में अपनी न्याय को कैसे पार लगाता है। कश्मीर को लेकर उन्माद दिखाने के कारण उसकी विदेश नीति के लिए संकट और बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है, सुधारी जाए अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा शब्द सुनते या पढ़ते ही एक स्कूल की छवि मन मस्तिष्क में कौंधती है। जब कभी मैं लोगों को यह बताता हूं कि मैं शिक्षा विभाग में पढ़ाता हूं, तो ये सोचने लगते हैं कि मैं विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में शिक्षण कार्य से जुड़ा हूं या कोई प्रशासनिक अधिकारी हूं। अपने अध्यापन कार्यकाल के लगभग 23 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मुझे अपना विषय समझना पड़ता है। आखिर लोग शिक्षा को एक शैक्षिक विषय क्यों नहीं मानते हैं? शिक्षा एक अंततः विषय अनुशासन है, परंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं कि यह विषय अन्य अनुशासनों की तरह एक अनुशासन के रूप में स्थापित ना हो पाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला गणित समझना और उसे अपनी गणित संबंधी चिंताओं को निदान कर लेना हमें गणितज्ञ होने का भ्रम नहीं दे सकता। इसी प्रकार शिक्षा की सामान्य जानकारी या परीक्षा प्रणाली पर की जाने वाली आलोचना किसी को शिक्षाविद घोषित नहीं कर सकती। दोनों बातों में स्पष्ट अंतर समझा जाना चाहिए। एक व्यवहारिक रूप से सामान्य समझ का परिणाम है, जबकि दूसरी सैद्धांतिक अध्ययन एवं शोध पर आधारित विशेषज्ञता है। शिक्षा के दो विशिष्ट स्वरूप हैं। एक स्वरूप इसका उदार पक्ष है, जो समाज विज्ञान के किसी भी विषय की तरह पढ़ा एवं समझा जा सकता है। भारत में भी प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसके गुणवत्ता विषय के विशिष्ट प्रोफेशनल नियामक संस्थाओं की स्थापना की गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी शिक्षा के लिए बार काउंसिल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए NICTI शिक्षण संस्थानों की अनुमति देती है, बल्कि समय के अनुरूप प्रोफेशनल कोर्स की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को भी परिभाषित करती है। इसी प्रकार अध्यापक शिक्षा की संस्थानों के नियमन के लिए NCTE नामक संस्था 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। अपने प्रारंभ से ही इसकी अधिकांश ऊर्जा अध्यापक शिक्षा के नए खुल रहे संस्थानों को मान्यता देने संबंधी कार्यों में ही खर्च होती रही। अब जब नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, तब NCTE को अपनी
महती भूमिका को समझना होगा, जो प्रशासनिक के साथ साथ अकादमिक भी है। इसे अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम, स्कूल इंटर्नशिप के साथ साथ अध्यापक शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलापों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में वांछित एवं अपरिहार्य परिवर्तन करने होंगे। ये परिवर्तन न केवल अध्यापकों शिक्षकों को प्रेरित करेंगे बल्कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी स्वीकार्य हों। अध्यापक शिक्षा के संस्थानों में प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना और अध्यापकों शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों को अध्यापक शिक्षण संस्थानों की कार्य संस्कृति एवं अध्यापकों के अनुरूप परिवर्तित करना एक वृहद शैक्षणिक सुधार है। इन सुधारों को केवल एनसीटीई को बिना किसी विलंब के सार्थक प्रयास करने होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल है सफाई की सीख। इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने वाले शहरों के शासकों और प्रशासकों के साथ वहां के नागरिकों की प्रशंसा करनी चाहिए। स्वच्छता अभियान को सफलता तभी मिलती है जब सभी मिलकर अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में योगदान देते हैं। इसका बढ़िया उदाहरण है इंदौर। इंदौर ने 2017 में देश के सबसे साफ सुथरे शहर का दर्जा हासिल किया था। तब से वह लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि वह अगर सफाई की बेहतर कार्य योजना पर अमल करने की इच्छा शक्ति का परिचय दिया जाए और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए तो उदाहरण पेश किया जा सकता है। मुश्किल यह है कि ऐसे उदाहरण अनुकरणीय नहीं बने रहते हैं। इसी कारण यह देखने को मिल रहा है कि जो शहर स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में शीर्ष पर हैं, उनके पड़ोसी और कुछ मामलों में तो उनसे सटे शहर कहीं अधिक पीछे दिख रहे हैं। बतौर उदाहरण, नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर स्थान हासिल किया है, लेकिन पड़ोसी शहर उसके आसपास भी नहीं दिख रहे। आखिर सफाई के मामले में जैसा काम नई दिल्ली ने किया वैसा दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी दिल्ली ने क्यों नहीं किया? यही बात नवी मुंबई से सटे इलाकों पर लागू होती है। यदि नवी मुंबई खुद को साफ सुथरा रखने की इच्छा शक्ति दिखा सकती है तो उससे सटे शहर क्यों नहीं दिखा सकते? आखिर पूरी दिल्ली और पूरी मुंबई बेहतर साफ सफाई का उदाहरण कब पेश करेंगे? क्या कारण है कि स्वच्छता के मामले में प्रतिस्पर्धा का भाव जोर नहीं पकड़ रहा है? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि आईपीएल के लिए यूएई पहुंची किंग्स 11 पंजाब, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स। किंग्स 11 पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आईपीएल के लिए गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई हैं। राजस्थान के खिलाड़ी पीपीई किट पहनकर रवाना हुए तो वहीं यूएई रवाना होने वाली पहली टीम पंजाब के खिलाड़ियों ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। पिछले सत्र की चैंपियन मुंबई इंडियंस के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीमें शुक्रवार को यूएई के लिए रवाना होंगी, जबकि 2 अन्य टीमें दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें इस सप्ताह के अंत तक यूएई पहुंचेंगी। तो ये आज का 21 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।